हेलो दोस्तों। जहाँ तक है बेटा आप सबके पेपर जो हैं बोर्ड के काफ़ी अच्छे जा रहे होंगे। ठीक है ना। जो भी अभी आपके आज शायद आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर चल रहा है। ठीक है ना। और मतलब मैं ये वीडियो जो है सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम आपका जो है फिजिकल एजुकेशन का पेपर चल रहा होगा। और जहाँ तक है अच्छा ही जा रहा होगा आपका पेपर। देखो हमने बिजनेस में जो है 5 चैप्टर हमने निपटा दिए थे। और 5 चैप्टर के नोट्स जो है शॉर्ट फॉर्म में प्लस सारा कंटेंट मैंने दिया है, मगर वो मैंने आपको बता दिया है वहां पे। ठीक है। अब ये जो हमारा जो अगला है चैप्टर बेटा वो चैप्टर नंबर 6 है, नियुक्तिकरण। ये आप सब जानते हो कि सारे चैप्टर बिजनेस के बड़े बड़े हैं, कोई भी चैप्टर छोटा नहीं है। फिर भी कोशिश है छोटे छोटे पार्ट्स में इसको निपटाने की, ताकि आपको अच्छे से क्या हो सके, ये समझ आ सके। क्लियर हो गया। अभी हमारे पास नियुक्तिकरण है, नियुक्तिकरण भी कोशिश करेंगे बेटा, क्योंकि संगठन काफी बड़ा चैप्टर आ गया था बीच में। ठीक है ना। इसको कोशिश करेंगे छोटे से छोटे, कम से कम मतलब कम से कम पार्ट्स में इसको निपटाने की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की। नियुक्तिकरण अगर हम बात करें तो नियुक्तिकरण से अभिप्राय पदों को लोगों से भरना, पदों को लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना है। नियुक्तिकरण मतलब स्टाफिंग हो गया ना। तो नियुक्तिकरण से अभिप्राय पदों को लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना है। क्लियर हो गया। नियुक्तिकरण की विशेषताएं क्या है बेटा? नियुक्तिकरण जो है प्रबंध का एक कार्य है, ये आपको पता ही है, और ये आपको लिख के आना है। जो भी 5 जो कार्य होते हैं, ठीक है, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, इसमें एक को चीज कॉमन होती है। वो कॉमन ये है बेटा कि प्रबंध का एक कार्य है। ठीक है ना। दूसरा, अब नियुक्तिकरण किसका करोगे? गधे घोड़ों का करोगे या इंसानों का करोगे? इंसानों का करोगे तो ये इसका मतलब मनुष्य से संबंधित है बेटा। किससे संबंधित है? मनुष्य से संबंधित है। ये हर स्तर पर, सभी स्तरों पर आवश्यक है। यानी जितने भी लेवल्स होते हैं, प्रबंध के स्तर होते हैं, चाहे टॉप हो, चाहे मिडल हो, चाहे लोअर लेवल हो, हर लेवल पे ये जरूरी है। ठीक है ना। उसके अलावा इसके अलावा नियुक्तिकरण की विशेषता क्या है? इससे आपको योग्य कर्मचारी प्राप्त करने में सहायक होता है, योग्य कर्मचारी आपको प्राप्त होता है। इसके अलावा सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंध है। ठीक है ना। सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंध, ये किससे संबंध रखता है? सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंध रखता है। क्यों रखता है संबंध? क्योंकि बेटा जो इंसान जो निकल के आएंगे बेटा, उस किसी सोसाइटी से निकल के आएंगे, तो सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंध रखता है। और नियुक्तिकरण पर जो आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, ठीक है ना, आंतरिक हो चाहे बाह्य बोलो या बाहरी बोलो, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। क्लियर हो गया। तो हमने कहा नियुक्तिकरण क्या? नियुक्तिकरण से अभिप्राय पदों को लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना है। नियुक्तिकरण की विशेषता यह है कि यह प्रबंध का एक कार्य है, मनुष्य से संबंधित है, प्रबंध के हर स्तर पर इसकी जरूरत पड़ती है। इससे आप योग्य कर्मचारी प्राप्त कर सकते हो। इसका संबंध सामाजिक उत्तरदायित्व से होता है। और नियुक्तिकरण पर आंतरिक और बाहरी वातावरण यानी बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ता है। नियुक्तिकरण की आवश्यकता तथा महत्व, नियुक्तिकरण की आवश्यकता तथा महत्व की अगर हम बात करें तो उसने बोला इससे आपको क्या होगा? योग्य कर्मचारी को खोजने तथा प्राप्त करने में सहायक, योग्य कर्मचारी को खोजने तथा प्राप्त करने में सहायक है। बेहतर निष्पादन ब्रैकेट में लिख दो परफॉर्मेंस, तो बेहतर परफॉर्मेंस को निश्चित करता है। क्या करता है? बेहतर परफॉर्मेंस। अगर आपके योग्य कर्मचारी हो तो बेहतर परफॉर्मेंस भी होगी, तो उसकी बात कर रहा है। उपक्रम यानी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी एंटिटी है, के निरंतर विकास यानी लगातार विकास को सुनिश्चित करता है। लगातार विकास होता है, अगर आपके पास अच्छे लोग हैं तो लगातार विकास ही होगा। ठीक है ना। मानव संसाधनों का सर्वोत्तम या अनुकूलतम उपयोग में सहायक होता है। और कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि एवं मनोबल वृद्धि में सहायक होता है। कर्मचारी को जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है यहाँ पे, और उनका जो मोरल होता है उसमें क्या होता है? वृद्धि देखने को मिलता है ना। अच्छा, उनको लगता है कि हाँ भाई सब कुछ, बहुत कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर है ना। चलो, तो हमने क्या पढ़ा? नियुक्तिकरण से अभिप्राय पदों को लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना है। नियुक्तिकरण की विशेषता है प्रबंध का एक कार्य है, मनुष्य से संबंध है, इसका सभी स्तरों पर, प्रबंध के स्तरों पर आवश्यक है। इससे आपको योग्य कर्मचारी प्राप्त हो जाता है। सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंध है इसका। और नियुक्तिकरण पर आंतरिक और बाह्य दोनों वातावरण का फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। नियुक्तिकरण की आवश्यकता था, महत्व क्या है? ये योग्य कर्मचारी को खोजने तथा प्राप्त करने में सहायक है, काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म करने को सुनिश्चित करता है, मतलब बेहतर निष्पादन में यानी परफॉर्मेंस में हेल्प करता है। उपक्रम यानी जो आपका एंटरप्राइज है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, के निरंतर विकास को, लगातार विकास को सुनिश्चित करता है। मानव संसाधनों का यहाँ पे अनुकूलतम, बहुत ही अच्छे तरीके से सर्वोत्तम उपयोग में सहायक है। और कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि एवं मनोबल वृद्धि में सहायक होता है। ये इंप्रूव करता है जॉब सेटिस्फैक्शन और मोरल जो होता है एम्प्लॉयज का, उसको इंप्रूव करने में मदद करता है। ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था अभी तक, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी खत्म करने की बेटा, इसको जल्दी से जल्दी। अब आगे देखिए बेटा, मानव संसाधन प्रबंध क्या है? मैंने कहा इसका अभिप्राय
प्रबंध प्रक्रिया के उस भाग से है, यानी इसका अभिप्राय प्रबंध प्रक्रिया के उस भाग से है जो उपक्रम यानी जो आपका एंटरप्राइज है, ऑर्गेनाइजेशन है के मानवीय तत्व का विकास, यानी जो जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं उनका विकास और उनका प्रबंध करता है। तो बात को समझना क्या लिखा हुआ है, इसका अभिप्राय प्रबंध प्रक्रिया के उस भाग से है, इसका अभिप्राय प्रबंध प्रक्रिया के उस भाग से है जो एंटरप्राइज के यानी जो उपक्रम है के मानवीय तत्व का विकास करता है, वहां पे जो मनुष्य काम करते हैं उनका विकास करता है एवं उनका मैनेजमेंट करता है, उनका प्रबंध करता है। इसके अंतर्गत कुशल मानवीय संसाधन उपलब्ध कराने का काम, यानी एक अच्छा मानवीय संसाधन उपलब्ध कराने का काम किसका होता है, मानव संसाधन प्रबंध का है। यानी मानव संसाधन प्रबंध यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है उसका ये काम होता है कि वो जो उपक्रम है उसको क्या दे, कुशल मानवीय संसाधन दे। क्या दे, कुशल मानवीय संसाधन दे। मानवीय संसाधन प्रबंध का क्षेत्र यानी मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र नियुक्तिकरण की अपेक्षा क्या होता है, विस्तृत होता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछे कि मानव संसाधन प्रबंध बड़ा है या नियुक्तिकरण बड़ा है, तो आप बोलोगे मानव संसाधन प्रबंध बड़ा है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बड़ा है। तो मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र नियुक्तिकरण की अपेक्षा विस्तृत होता है। अतः नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध का एक भाग है, यानी नियुक्तिकरण सिर्फ एक भाग है इसका, मानव संसाधन प्रबंध का। इसका मतलब नियुक्तिकरण का जो क्षेत्र है वो छोटा है और मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र जो है बड़ा है। तो हमने क्या पढ़ा कि इसका अभिप्राय प्रबंध प्रक्रिया के उस भाग से है जो उपक्रम के मानवीय तत्व का विकास करता है और उसका प्रबंध करता है। इसके अंतर्गत कुशल मानवीय संसाधन उपलब्ध कराने का काम मानवीय संसाधन प्रबंध का होता है, मानव संसाधन प्रबंध का होता है। और मानव संसाधन प्रबंध का जो क्षेत्र होता है वो नियुक्तिकरण की अपेक्षा विस्तृत यानी बड़ा होता है। अतः नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध का सिर्फ एक भाग है। नियुक्तिकरण क्या है, मानव संसाधन प्रबंध का सिर्फ एक भाग है। तो नियुक्तिकरण छोटा हो गया है और मानव संसाधन जो प्रबंध है वो बड़ा है। क्लियर हो गया यहाँ तक। देन उसके बाद आता है मानव संसाधन प्रबंध द्वारा किए जाने वाले विशेष कर्तव्य एवं क्रियाएं, यानी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, HRM है, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ठीक है। उसके द्वारा किए जाने वाले विशेष कर्तव्य क्या है या विशेष क्रियाएं क्या है। तो वो क्या क्या करता है, पहला काम करता है बेटा वो भर्ती। क्या करता है, भर्ती नहीं, रिक्रूटमेंट करता है, यानी उचित योग्यता वाले व्यक्तियों को ढूंढना, यानी जो उचित योग्यता वाले व्यक्ति हैं उनको ढूंढने का काम किसका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। क्लियर। नंबर 2, कार्य से संबंधित सूचना एकत्रित करना, यानी कार्य से संबंधित जो भी सूचना है उनको एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना, यानी उनका एनालिसिस करना, ये भी काम इन्हीं का ही है। नंबर 3, क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन के बारे में बात करना और तथा प्रोत्साहन योजनाओं का विकास करना, यानी इंसेंटिव प्लान का विकास करना। यानी क्षतिपूर्ति, अगर काम करते हुए किसी को चोट फटाक लग जाए तो कंपनसेशन देना पड़ता है, कोई भी दिक्कत हो तो कंपनसेशन देना पड़ता है, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर मान लो बहुत अच्छा काम किया तो बेटा प्रोत्साहन योजनाएं भी होनी चाहिए, इंसेंटिव होना चाहिए, बोनस जो भी आप दे सको इंसेंटिव में, ठीक है, वो भी होना चाहिए। कर्मचारियों के विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक है कि जिस तरह से कर्मचारियों का विकास होता रहे, ठीक है। शिकायतों का निवारण करना, अगर कोई शिकायत है, कोई कंप्लेंट एंड ऑल है तो उसका भी निवारण करना। संगठनात्मक ढांचे में जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें भी सुधार करने का काम इन्हीं का ही है। तो एक तरह से देखा जाए तो मानव संसाधन प्रबंधन यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या है, कर्तव्य क्या है, क्रियाएं क्या है, तो वो कर क्या रहा है, भर्ती कर रहा है, यानी योग्य जो कर्मचारी उनको ढूंढेगा, है ना। और ये काम किसका है, HRM का, तो उचित योग्यता वाले व्यक्तियों को ढूंढना। नंबर 2 काम क्या है इसका, जो कार्य से संबंधित जो तुम्हारा काम है उससे संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना, उनको एनालाइज करना। तीसरा काम ये है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति मतलब कंपनसेशन की बात कर रहा है, तो कंपनसेशन के बारे में सोचना या फिर जो प्रोत्साहन योजनाएं, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो ऐसी योजनाओं का विकास करना इन्हीं के हाथ पे है। उसके अलावा कर्मचारियों के विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। देखो नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो जब नई चीजें आती है तो कर्मचारी को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि वो उस चीज को अडॉप्ट कर सके, इजीली काम कर सके, है ना, नई मशीनों पे। ऐसे इसलिए कर्मचारियों के विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यही है यहाँ पे, यही काम करते हैं, ठीक है ना। शिकायतों का निवारण भी HRM ही करता है। संगठनात्मक ढांचे में सुधार भी यही करता है। कानूनी पेचों से, यानी जो लॉ सूट होते हैं, ठीक है ना, यानी जो दाव पेच जो कानूनी होते हैं उससे कंपनी की सुरक्षा करना, यानी कानूनी पेचों का मतलब यहाँ पे दाव पेच की बात कर रहा है, लॉ सूट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो लॉ सूट जो होते हैं उनसे कंपनी की सुरक्षा की बात कर रहा है कि कानूनी
झमेले में ना फंसे, मतलब इस तरह से समझ लो, ठीक है ना। उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा तथा कर्मचारियों के कल्याण है, कर्मचारियों का वेलफेयर करना सामाजिक सुरक्षा के हेतु, ठीक है। तो सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारी कल्याण, कर्मचारियों के कल्याण हेतु योजनाएं बनाना, इन कर्मचारियों के कल्याण हेतु योजनाएं बनाना, सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या बनाना, योजनाएं बनाना। तो ये सारी वो 8 चीजें हैं जो कि किसके हाथ में, मानव संसाधन प्रबंध के हाथ में है, ठीक है ना। ये आप फटाफट से लिख लीजिए बेटा। अब आगे देखिए नियुक्तिकरण की प्रक्रिया। देखो जब भी मैंने कहा था, जब भी कोई प्रोसेस पढ़ी जाती है, प्रक्रिया पढ़ी जाती है, तो बेटा उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता है, आपको आगे पीछे नहीं कर सकते उसको आप, ठीक है। किसी प्रोसेस को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि सपोज करो पहला बंदा जो है कपड़ा काटता है, दूसरा बंदा उस कटे हुए कपड़े को सिलता है, तीसरा बंदा उस जो मान लो शर्ट बना रहे हैं तो उस शर्ट में बटन लगाता है, चौथा बंदा उसको धो करके फिर जो भी आयरन एंड ऑल करना है वो करता है, पांचवा पैकेजिंग करता है। अब ये प्रोसेस लाइन बाय लाइन मैंने आपको बताई। अब क्या आप ऐसे बोलोगे आपकी पहले पैकेजिंग करेंगे फिर धोएंगे, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, यानी आगे पीछे तो नहीं कर सकते इस प्रोसेस को। तो वही चीज है, किसी भी प्रोसेस को आगे पीछे नहीं किया जा सकता, लाइन बाय लाइन पढ़नी है। सबसे पहले तो उसने बोला जो मानवीय शक्ति है, यानी जो मानव शक्ति है, ठीक है ना, आवश्यकताओं का क्या करना, आकलन करना। क्लियर हो गया? क्या बोला उसने, सबसे पहले मानव शक्ति जो आवश्यकता है, यानी जो आपके जो लोग जहां जो काम करने वाले हैं वहां पे, ठीक है ना, जो मैन पावर है, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट को देखना कि वो चाहते क्या है, ठीक है, उनका उसको रिक्वायरमेंट को ध्यान देना कि वो उनकी मतलब दिल में क्या है, उनके मन में क्या है। तो आपको एस्टिमेट करना होगा सबसे पहले द मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करो, मतलब उनका आकलन करो कि वो चाहते क्या है, ठीक है ना। उसके बाद भर्ती की जाती है, भर्ती में बहुत सारे लोगों को लाया जाता है, ठीक है, मगर उसमें से कुछ ही बंदों को चयन किया जाता है, याद रखना, ठीक है ना। तो भर्ती के बाद चयन आता है। तो सबसे पहले मानव शक्ति, यानी जैसे पहले मैं देखूंगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे रिक्वायरमेंट को देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट, मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन। जैसे मुझे पता है कि मेरे को अकाउंट्स की जॉब के लिए 5 बंदे चाहिए, तो मुझे मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी है, 5 है, ठीक है ना। और अकाउंट्स की फील्ड के लिए चाहिए, तो सबसे पहले मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन, यानी मुझे कितने मैन पावर की जरूरत है पहले उसको देखा जाएगा। उसके बाद मैं भर्ती रिक्रूटमेंट के लिए डाल देता हूँ। मान लो उसमें 5 बंदे मैंने बोले थे, आए 50 बंदे, ठीक है। तो फिर उनमें से चयन किया जाता है, मतलब किन्हीं 5 बंदों का चयन किया जाएगा। जिन 5 बंदों को चयन किया जाएगा बाकियों को निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो 5 बंदों को चयन किया जाएगा, उनको कार्य पर लगा दिया जाता है तथा उनको अभिविन्यास किया जाता है। उनका अभिविन्यास कराने का मतलब होता है, अभिविन्यास का मतलब होता है कि कर्मचारी को उसकी जॉब के बारे में और संगठन के बारे में बताना, यानी जॉब और संगठन से परिचित करवाना होता है। फिर उसको ट्रेनिंग और उसका डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है ना। फिर उसकी प्रोग्रेस को मूल्यांकन किया, यानी उसकी जो प्रगति है, ठीक है, उसको मूल्यांकन किया जाता है कि वो कैसे कर रहा है काम, ठीक है ना। उसकी परफॉर्मेंस को ध्यान दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने, सबसे पहले मुझे देखना कि मुझे कितने मैन पावर की जरूरत है, यानी मानव शक्ति का मुझे क्या करना है, ठीक है, मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन करना है। मुझे देखना मुझे कितने लोगों की जरूरत है। फिर मैं रिक्रूटमेंट के बारे में डालूंगा चीजें। जब मैं लोगों को भर्ती करने की बात करूंगा तो मान लो हमेशा तुम्हें पता है कि जितने बोलते हैं उससे ज्यादा लोग आते जाते देखा गया है, तो उसमें से फिर चयन करना पड़ता है। चयन करने के बाद उनको कार्य पर लगाया जाता है और उनको अभिविन्यास करवाया जाता है। उनका मतलब कर्मचारी को उसकी जॉब और संगठन से परिचित करवाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद उनको प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किया जाता है। फिर उनको जो मैंने काम दिया है उस काम को मुझे देखना कि वो ढंग से करा है या नहीं किया। इसका मतलब उनकी प्रगति मूल्यांकन करना, यानी परफॉर्मेंस अप्राइजल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अप्राइजल बोलो, ठीक है ना। तो प्रगति मूल्यांकन किया जाता है। प्रगति मूल्यांकन के बाद अगर सब कुछ सही है तो उनकी पदोन्नति भी की जाती है, ठीक है ना। और करियर नियोजन किया जाता है, ठीक है, करियर की प्लानिंग की जाती है। इनको प्रमोशन होता है और करियर प्लानिंग की जाती है, ये सुविधा दी जाती है। और उनको क्षतिपूर्ति दी जाती है। बेटा क्षतिपूर्ति का मतलब समझ रहे हो, कंपनसेशन देना, मतलब सभी प्रकार के जो वेतन पुरस्कार जो उसको काम के बदले में मिलेंगे, वो भाई संगठन के लिए काम कर रहा है ना, तो उसके बदले उसको क्या मिलेंगे, सैलरी, जो भी चीजें मिलेगी, वेतन पुरस्कार, वो सब आएंगे क्षतिपूर्ति में। तो सबसे पहले आपने क्या करना, मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन, यानी मुझे कितने बंदों की रिक्वायरमेंट है, मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या, वो देखा। भर्ती में फिर जो कुछ बंदे मुझे जितने चाहिए थे मैं उतने ही चुनूंगा, तो उसका मतलब सिलेक्शन किया जाएगा। फिर कार्य पर लगाया जाता है उनको, साथ में उनका अभिविन्यास किया जाता है, मतलब उनको उनकी जॉब और संगठन से परिचित करवाया जाता है, ठीक है। उनका प्रशिक्षण विकास होता है, जो उनको काम सौंपा उनकी प्रगति परफॉर्मेंस को उसका मूल्यांकन किया जाता है, परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाता है। देन पदोन्नति यानी प्रमोशन दिया जाता है, ये प्रमोशन की बातें होती है। करियर
नियोजन यानी जो करियर प्लानिंग उसकी बात होती है, साथ में क्षतिपूर्ति लास्ट में, यानी जो भी उन्होंने काम किया उसके लिए उसको वेतन पुरस्कार जो भी मिलता है उसको क्षतिपूर्ति कहते हैं। क्लियर है? तो ये पार्ट नंबर 1 था, मैक्सिमम पोर्शन तो खत्म कर ही दिया मैंने। पार्ट नंबर 1 में काफी चीजें पढ़ी हमने, ठीक है ना। चलो देखते हैं कितने कम से कम पार्ट में हम चैप्टर को खत्म कर पाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।